नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। हम बात कर रहे थे अपने MCQ टेस्ट सीरीज की और उसी के क्रम में आज अपनी जो सीरीज है वो है जैव प्रक्रम के। अपन पाचन तंत्र पढ़ चुके हैं, श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं और जो नेक्स्ट सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र, उसके MCQ आज अपन डिटेल में करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि थ्योरी भी साथ साथ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ एक फोटोज या PDF में अगर शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, अगर वो आपको मतलब आप तक डिलीवर नहीं हो रही, इसका मतलब अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए ये कह रहा है, पहला सवाल, फेफड़ों द्वारा प्रति मिनट CO2 का निष्कासन होता है, कितना ml होता है। जब अपन ने ये पढ़ा था श्वसन तंत्र, उसके अंदर अपन ने स्पष्ट लिखा था कितना होता है, तो ध्यान रखना 200 ml प्रति मिनट। फेफड़े कितनी ml CO2 को उत्सर्जित करते हैं, तो 200 ml। कितनी ml करते हैं, 200 ml, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। देखो अमोनोलैक्टिक है, एक यूरियोलैक्टिक है, एक यूरिकोलैक्टिक है और एक अमीनोलैक्टिक है। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वैसे तो ये टैलिक होता है रे, अपन क्या है कि शुरू से ही जिस हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं ना, उस हिसाब से ही लिखते हैं और बोलते हैं। ये टैलिक होता है, टैलिक, ठीक है। तो वहां कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। अब शुरू से क्या ऐसे ही पढ़ा हुआ, सुना भी ऐसे ही, लिखा भी ऐसे ही, बोला भी ऐसे ही, तो टैलिक का क्या हो गया, लैक्टिक हो गया। क्या हो गया, लैक्टिक, ठीक है। तो अमोनोटैलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक, ठीक है, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटैलिक, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, और अमीनोटैलिक, अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं कौन से होते हैं, अमोनोटैलिक। कौन से, अमोनोटैलिक या लैक्टिक, ठीक है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यकृत में किस चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। देखो एक तो है केब्स चक्र, एक है पीपी पथ, ग्लाइकोलाइसिस, ऑर्थिनिन। ये अपने को पता है ना, 24 ATP वाला, याद आया कुछ। पीपी पथ के अंदर 36 ATP, एक क्वेश्चन कराया था मैंने अलग से। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 8 ATP बताया था, ठीक है। पीछे बचा रही ये वाला ऑर्थिनिन चक्र। तो यकृत के अंदर ऑर्थिनिन प्रोसेस के द्वारा अमोनिया से ध्यान रखना, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। किससे, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि मकड़ी द्वारा उत्सर्जन किया जाता है हाइपोजेंथिन का, गुआनिन का या एलेंटाइन का। तो देखिए भाई, जो हाइपोजेंथिन है वो किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, कबूतरों के द्वारा। किसके द्वारा, कबूतर के द्वारा। जो गुआनिन है वो उत्सर्जित होता है मकड़ी के द्वारा। किसके द्वारा, मकड़ी के द्वारा। और जो एलेंटाइक है वो उत्सर्जित होता है कुत्ते के द्वारा। किसके द्वारा, कुत्ते के द्वारा। तो ध्यान रखना, हाइपोजेंथिन कबूतर है, गुआनिन मकड़ी और एलेंटाइक क्या है, कुत्ता, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा है ऑर्थोपोडा के उत्सर्जी अंग है रे। ऑर्थोपोडा जो है ना, मेनली मुख्य रूप से होते रहे कीट, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीट, ठीक है, तितलियां वगैरह, कॉकरोच, तिलचट्टे वगैरह, ये सब ऑर्थोपोडा के अंदर रहते हैं। और ये पूरे विश्व के अंदर, पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाली ये क्या कहते हैं इसको, संघ है। समझ में है ना चीज। तो ऑर्थोपोडा के अंदर मेल पीगी नलिका, रेनेट कोशिका, ज्वाला कोशिका या मेटानेफ्रीडिया। तो ध्यान रखना, ऑर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग कौन सा है, मेल पीगी नलिका। कौन है, मेल पीगी नलिका। मेल पीगी नलिका ऑर्थोपोडा का क्या है, उत्सर्जी अंग। एक होता है मेल पीगी काय, वो अपने ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। जब बोमेन संपुट और जो गुच्छ होता है वो मिलते हैं तो मेल पीगी काय का निर्माण करते हैं, कार्पसल्स का।
कार्परसल, ठीक है ना। आगे देखो, हाँ जी, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा और आपके लिए कि भाई कौन कौन से, वैसे लिखा हुआ है जो आपके नोट्स है उसी के है। देखो केंचुए के अंदर कौन है, मेटानेफ्रीडिया। केंचुए के अंदर उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, मेटानेफ्रीडिया। गोलकृमि, ठीक है, या इनमें कौन होता है, रेनेट कोशिका। एसके हेलमंथीज जो होते हैं गोलकृमि, गोलकृमि में कौन होता है, रेनेट कोशिका। प्रोटोजुआ, पेरिफेरा और सिलेंट्रेटा, इनके अंदर कौन होता है, शरीर की सतह। प्लेटी हेलमंथीज यानी जो चपटे कृमि होते हैं, ठीक है, उनके अंदर होती है रे प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनको ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ज्वाला कोशिकाएं किसका उत्सर्जन अंग है, तो ध्यान रखना चपटे कृमि या प्लेटी हेलमंथीज, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्थोपोडा का उत्सर्जी अंग है मेलपीगी नलिका। मोलस्का का कौन है, क्रेवर के अंग। स्तनधारी पक्षी और सरीसृप, इनके अंदर होते हैं मेटानेफ्रोनिक किडनी। कौन सी किडनी, मेटानेफ्रोनिक, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर पूछे कि कौन सी किडनी होती है तो मेटानेफ्रोनिक किडनी होती है। किडनी उद्भव के आधार पर 3 प्रकार की होती है, प्रो, मीजो और मेटा, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडीज के अंदर कौन सी होती है, मेटानेफ्रोनिक किडनी। उभयचर के अंदर देखो रे मीजोनेफ्रोनिक किडनी, कौन सी, मीजोनेफ्रोनिक किडनी। और पीसीज के अंदर है प्रोनेफ्रोनिक किडनी। कौन सी किडनी, प्रोनेफ्रोनिक किडनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, छठा सवाल कह रहा है बोमन संपुट तथा गुच्छ मिलकर किसका निर्माण करते हैं। अभी मैंने बताया था जस्ट आप लोगों को, ठीक है, कौन सा, मेल पिगी काय। तो मेल पिगी कोशिका, ठीक है, वो अलग चीज है, मेल पिगी काय अलग चीज है, ठीक है ना। ये देखिए यहां पे बताया था मैंने कि ऑर्थोपोडा के अंदर अगर उत्सर्जन का अंग पूछे तो मेल पिगी नलिका है, ठीक है। लेकिन अगर मेल पिगी काय पूछे, ठीक है, जिसको कॉपर्सल कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉपर्सल, तो ये कहां होती है, अपनी किडनी के अंदर, ह्यूमन बॉडीज में। बोमन संपुट और गुच्छ मिलकर इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। सातवां सवाल देखो, वृक्क की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, ठीक है। तो अपन ने बात कर चुके हैं वृक्क की उत्पत्ति कौन सी होती है, मीजोडर्मल होती है। कौन सी उत्पत्ति होती है, मीजोडर्मल। उद्भव के आधार पर वृक्क कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। किस वृक्क में हेलने का लूप नहीं पाया जाता, ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, किस वृक्क में हेलने का लूप नहीं पाया जाता, तो ध्यान रखना मीजोनेफ्रोनिक किडनी में। किस में रे, मीजोनेफ्रोनिक किडनी के अंदर, ठीक है। किसमें हेलने का लूप नहीं पाया जाता, मीजोनेफ्रोनिक। अगर जीव पूछ ले तो कौन रे, उभयचर जीव, उनमें ना हेलने का लूप नहीं होता। मीजोनेफ्रोनिक किडनी में हेलने का लूप नहीं होता। अगर आपको पूछ ले जीव कौन, तो उभयचर। कौन, उभयचर। ठीक है, तो किस वृक्क के अंदर हेलने का लूप नहीं होता है, तो उसका उत्तर क्या है, मीजोनेफ्रोनिक किडनी, ठीक है। फिर देखिए उद्भव के आधार पर वृक्क कितने प्रकार, 3। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। ठीक है, देखो पहला रे प्रोनेफ्रोनिक। कौन है, प्रोनेफ्रोनिक, सबसे सरल प्रकार का उत्तक है। सबसे सरल प्रकार की किडनी कौन है, प्रोनेफ्रोनिक, पीसीज के अंदर होती है, ठीक है। फिर है मीजोनेफ्रोनिक, यह वयस्क मेंढक में पाया जाता है, ध्यान रखना। इस वृक्क में हेलने का लूप नहीं होता, उभयचर। फिर है मेटानेफ्रोनिक, यह स्तनधारियों और सरीसृपों में पूर्ण विकसित होते हैं। ये जो किडनी है वो कैसी होती है, पूर्ण विकसित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वृक्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किडनी ऐसी होती है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीज होती है ना, इस प्रकार से, इसको कहते हैं हाइलम।
क्या कहते हैं, हाइलम। यहीं से होकर जो नलिकाएं वगैरह है वो किडनी के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, मनुष्य के वृक्क में पिरामिडों की संख्या होती है रे, कितनी होती है? देखो अपन ने दो बातें पढ़ी थी, ये तो था खरगोश या हाथी, खरगोश या हाथी, ठीक है, और ये होती है मनुष्य के अंदर। ठीक है, और ये जो पिरामिड्स होते हैं, इन पिरामिड्स के बीच के अंदर स्तंभ पाए जाते हैं, जिनको अपन ने क्या बोला था, बर्टिनी के स्तंभ। कैसे स्तंभ? बर्टिनी के स्तंभ। कौन से स्तंभ बोला था? बर्टिनी के स्तंभ। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक नेफ्रॉन द्वारा प्रति मिनट कितने रक्त का निस्पंदन किया जाता है? ठीक है, एक नेफ्रॉन द्वारा प्रति मिनट कितने रक्त का निस्पंदन किया जाता है? तो 1000 से 1200 ml। कितना? 1000 से 1200 ml। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगला सवाल देखिए, बोमेन संपुट पाया जाता है। ये कह रहा है बोमेन संपुट कहां पाया जाता है? हाइलम में, श्रोणि में, रीनल कॉर्टेक्स में या किसी में नहीं। ध्यान रखना, बोमेन संपुट जो है वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। किस में पाया जाता है? रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। कौन पाया जाता है? बोमेन संपुट। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यह कह रहा है कि पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है बोमेन संपुट, हाइलम, ग्लोमेरुलस। तो जो अपना ये इसका नेफ्रॉन का जो ऊपरी का भाग होता है ना, इस प्रकार से बोमेन संपुट जिसको कहते हैं कूपनुमा, इसके अंदर ये गुच्छ पाए जाते हैं, ग्लोमेरुलस। यहां पर पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। कहां पर? बोमेन संपुट के अंदर। और बोमेन संपुट खुद किसमें होता है? रीनल कॉर्टेक्स में। इसका मतलब पोडोसाइट्स भी कहां पाई जाएगी? रीनल कॉर्टेक्स में। तो बोमेन संपुट और रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15। यह कह रहा है ग्लोमेरुलस का जल स्थितिक दाब GHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बताया था आप लोगों को 70 से 75 होता है। ठीक है ना, तो ग्लोमेरुलस का जल स्थितिक दाब कितना होता है? 70 से 75। ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। बोमेन संपुट निर्मित होता है घनाकार उपकला, शल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला या इनमें से कोई नहीं? तो बोमेन संपुट कौन सी उपकला से निर्मित होता है? शल्की उपकला से। कौन सी उपकला से? शल्की उपकला से। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर समीपस्थ कुंडली नलिका अगर पूछ ले, जो समीपस्थ कुंडली नलिका है पूछ ले, तो कौन सी उपकला? घनाकार उपकला। हेलने का लूप पूछे, आरोही भुजा तो घनाकार उपकला और अवरोही भुजा शल्की उपकला। ध्यान रखना। फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, ये किससे बनती है रे? घनाकार उपकला से। और संग्राहक नलिका किससे बनती है? ग्रंथिल उपकला से। ठीक है, अगर मतलब ऐसा पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम मूत्र कहां दिखाई देता है, मतलब वो प्रोसेस या वो जगह जहां पर अपन कह सकते हैं हाँ सबसे पहली बार मूत्र यहां आ चुका है या बन चुका, तो कौन सी नलिका होती है? संग्राहक नलिका। ठीक है, ये किससे बनती है? ग्रंथिल उपकला से बनती है। किससे बनती है? ग्रंथिल उपकला से। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहां होता है? यह कह रहा है ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहां होता है? निकटस्थ नलिका में, दूरस्थ नलिका में, ग्लोमेरुलस में या संग्राहक नलिका में? तो ध्यान रखना, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण अगर पूछे तो होता है निकटस्थ नलिका, इसको पीसीटी भी कहते हैं। ठीक है, और दूरस्थ को क्या कहते हैं? डीसीटी। पीसीटी और डीसीटी। तो ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहां होता है? पीसीटी के अंदर। मान लो आपको ये निकटस्थ नलिका या समीपस्थ नलिका दिया ही नहीं, सीधा पीसीटी डीसीटी दे दिया, तो ध्यान रखना निकटस्थ नलिका पीसीटी, दूरस्थ नलिका डीसीटी। और जो ग्लूकोज का पुनः अवशोषण है वो कहां होता है? पीसीटी के अंदर। फिर देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है हेलने का लूप अधिक विकसित किस में होता है? ठीक है, अब एक बात बताओ, जो हेलने का लूप है वो करता क्या है? हेलने के लूप की दो भुजाएं होती है, एक तो आरोही भुजा और एक अवरोही भुजा। एक तो ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा,
ये हिलने का लूप। ये हिलने का लूप क्या काम करता है? निस्पंदन को गाढ़ा करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? गाढ़ा करने का काम करता है। मतलब क्या होता है कि ये जल का अवशोषण कर लेता है। अब यहां से जब निस्पंदन आता है तो गाढ़ा होता है, यहां से जब ऊपर जाता है तो वापस तनु हो जाता है। इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है ना, यानी प्रतिधारा क्रियाविधि। अब मरुस्थलीय जीवों में वैसे भी वहां पर पानी की मात्रा कम है। ठीक है, और यहां पर इसका अगर हिलने का लूप अगर अधिक विकसित होगा तो वो क्या करेंगे? रे पानी का उत्सर्जन बहुत कम करेंगे, यानी जितना भी जल है वो पूरा का पूरा यहां अवशोषित करके निस्पंदन को क्या कर देंगे? और ज्यादा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना किसमें? मरुस्थलीय जीवों के अंदर। देखो भाई, जल तथा विद्युत अपघट्यों का अवशोषण होता है दूरस्थ नलिका के अंदर, डीसीटी के अंदर। ठीक है, नोट्स के अंदर वहां पे ये लिखा हुआ होगा आपके। ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना वापस। नोट्स के अंदर इस लाइन के आगे ये लिखा हुआ है, तो इसको ये से ये कर लेना। ठीक है, जल वही ग्लूकोज तो है पीसीटी, जल और विद्युत अपघट्य का है डीसीटी। पीसीटी बोले तो निकटस्थ, डीसीटी बोले तो दूरस्थ। ठीक है ना, तो जल और विद्युत अपघट्यों का अवशोषण कहां होता है? दूरस्थ नलिका के अंदर। यह कह रहा है शरीर तरल के आयनी साम्य तथा पीएच को बनाए रखने के लिए नलिकाओं में क्या स्रावित होता है? कौन से आयन स्रावित होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है रे, ध्यान रखना। कौन से होते रे? हाइड्रोजन आयन या पोटेशियम आयन? कौन से आयन? हाइड्रोजन आयन या पोटेशियम आयन। सवाल को ध्यान से पढ़ लेना कि शरीर के तरल के आयनी साम्य तथा पीएच को बनाए रखने के लिए नलिकाओं के अंदर किसका श्रावण होता है या कौन बनते हैं, कौन से आयन बनते हैं? तो हाइड्रोजन आयन या पोटेशियम आयन। ठीक है, यह कह रहा है मूत्र निर्माण में सम्मिलित प्रक्रम नहीं है। अपन ने मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के अंदर 3 प्रक्रम पढ़े थे। ठीक है, एक तो पढ़ा था गुच्छे निस्पंदन, एक पुनः उत्शोषण, एक श्रवण। ठीक है, ये 3 प्रक्रम होते हैं, तीनों के तीनों है। ठीक है, प्रक्रम नहीं है तो तीनों है, इसका मतलब इसका उत्तर है। ये सवाल, ये शब्द बहुत तकलीफ देता है एग्जाम में। ये अपने नजर भी नहीं आता, कई बार तो दिखता ही नहीं है कि है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ गए, यानी ये तीनों ही हैं भाई कुल मिला के। ठीक है ना, ये कह रहा है जीआरएफ गुच्छ निस्पंदन दर कितनी होती है? गुच्छ निस्पंदन दर का मतलब प्रति मिनट कितना निस्पंदन है, मतलब कितने रक्त का निस्पंदन हो जाता है। ठीक है ना, ग्लोमेरुलस के अंदर। तो ध्यान रखना 125 ml तो प्रति मिनट और 180 लीटर प्रति दिन। ठीक है, और इस 180 लीटर में से मूत्र का निर्माण कितना होता है भाई? 1.5 लीटर प्रतिदिन का। यानी पूरे दिन के अंदर खून का निस्पंदन कितना होता है? 180 लीटर रक्त का निस्पंदन होता है। किस दर से होता है? 125 ml प्रति मिनट की दर से होता है। ठीक है ना, और 180 लीटर तक प्रोसेसिंग हो जाती है ब्लड की, और उसमें से जो मूत्र बनता है वो कितना बनता है? 1.5 लीटर। कितना बनता है? 1.5 लीटर। ताजा मूत्र में दुर्गंध का कारण है। ठीक है, तो अमोनिया, सल्फर, यूरिनाइड या यूरिया, कौन सा है भाई? यूरिनॉइड। ताजा मूत्र के अंदर दुर्गंध का कारण क्या है? यूरिनॉइड। क्या है? यूरिनॉइड। ठीक है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो ध्यान रखना, अपने जब बात करी थी मूत्र के पीले रंग का कारण क्या? तो यूरोक्रोम वर्णक। वहां पे मैंने बताया था कि यूरोक्रोम जो है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, ये ध्यान रखना। यूरोक्रोम वर्णक हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, मूत्रा से कितने स्तरों से बनता है? तो ध्यान रखना 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर? 3। पेरिटोनियम, अरेखिक और श्लेष्मिक। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पेरिटोनियम स्तर, अरेखिक स्तर और श्लेष्मिक स्तर। ठीक है, तो मूत्राशय के कितने स्तर हो गए? 3। अब ये कह रहा है कि मूत्र निर्माण में उपयोगी हार्मोन कौन कौन से? देखो भाई, पैराथार्मोन का कह रहा है और एल्डोस्टेरोन का कह रहा है। पैराथार्मोन और
एल्डोस्टेरोन। तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों हार्मोन मूत्र निर्माण में उपयोगी हैं। एक अपने एडीएच पढ़ा था रे, जिसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिड्स रोग, उदक में रोग हो जाता है, यानी बार बार पेशाब आती है, ठीक है ना, उसका भी ध्यान रखना। ये दोनों के दोनों हार्मोन पैराथार्मोन और एल्डोस्टेरोन मूत्र निर्माण में उपयोगी होते हैं, ठीक है ना, यानी हेल्प करते हैं इस प्रोसेसिंग के अंदर। देखो ये कह रहा है कृष्ण मूत्र रोग एल्केप्टोन्यूरिया का कारण क्या है। कृष्ण मूत्र रोग का कारण क्या है, ठीक है। एक एल्केप्टोकोकाई जीवाणु होता है, एल्केप्टोकोकाई जीवाणु, वो एल्केप्टोकोकाई जीवाणु क्या करता है, ठीक है, तो इसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है एल्केप्टोन अम्ल। कौन सा अम्ल, एल्केप्टोन अम्ल। इस एल्केप्टोन अम्ल की वजह से मूत्र का रंग क्या हो जाता है, काला। जब अपन मूत्र उत्सर्जन करते हैं तो उत्सर्जन के बाद में जब वो वायु के संपर्क में आता है तब इसका रंग कैसा हो जाता है, काला। कैसा हो जाता है, काला, ठीक है। कोकाई जीवाणु नहीं रहे, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना ये मूत्र से संबंधित रोग है, यूरेमिया कहलाता है। अगर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है इसको क्या कहते हैं, यूरेमिया, ठीक है। फिर देख रहे नेफ्रेटिस रोग या ब्राइट रोग, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु जब ग्लोमेरुलस के अंदर चला जाता है ना, तो जो ग्लोमेरुलस की जो झिल्ली होती है, वो जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, एकदम पतली हो जाती है, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स और जो आरबीसी के कण होते हैं वो भी उसे छन छन के वापस नीचे आने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इस रोग को क्या कहते हैं, नेफ्रेटिस या ब्राइट रोग। ये स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु यहां काम का है, ठीक है। फिर एक गाउट, ये एक आनुवंशिक रोग है। इसके अंदर क्या होता है कि यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा, अगर यूरिया की मात्रा बढ़े तो रोग कौन सा, यूरेमिया। यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़े तो रोग कौन सा, गाउट, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु अगर ग्लोमेरुलस में चला जाएगा तो नेफ्रेटिस। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, यूरेमिया। 27 देखो, यह कह रहा है मूत्र निर्माण में पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में, बोमेन संपुट में, वृक्क नलिका या संग्राहक नलिका, नीलिका नहीं रे, नलिका, ठीक है। कहां होता है, वृक्क नलिका के अंदर। ये वृक्क नलिका ऐसी होती है ना रे, ये पूरा वृक्क नलिका का ही है पोर्शन, ठीक है ना, समीपस्थ न, दूरस्थ न, अवरोही आरोही न, ये सब, ठीक है। तो किस में होता है भाई, वृक्क नलिका में, ठीक है। 28 देखो, ये कह रहा है कि दूरस्थ नलिका डीसीटी में जल का अवशोषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। एसीटीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, टोनिन, एडीएच या एलएच। तो ध्यान रखना अपन ने पढ़ा था कौन सा हार्मोन रे, जल का अवशोषण। इस हार्मोन की वजह से ही तो बार बार मूत्र ज्यादा लगता है, पेशाब ज्यादा आती है। अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, उदक में रोग, ठीक है। यानी जल का अवशोषण कंट्रोल कौन करता है, एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन, ठीक है। देखो रे, यकृत द्वारा निर्मित यूरिया किसके द्वारा आवागमित होता है रे। आवागमित का मतलब इस यूरिया का परिवहन कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करती है, आरबीसी करती है, लिम्फ करता है, प्लाज्मा करता है। तो ध्यान रखना, अभी आपको अगर रक्त दे देता सीधा का सीधा, ठीक है, तो अब ये रक्त के पार्ट दे दिए अपने को, लसिका वगैरह, प्लाज्मा वगैरह, है ना। तो इनके अंदर अगर पूछे कि यूरिया का परिवहन कौन करता है, तो प्लाज्मा। कौन करता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के द्वारा यूरिया का परिवहन किया जाता है, ठीक है। फिर यह कह रहा है कि उत्सर्जन के काम में आने वाली प्रोटीन कौन सी है, एल्बुमिन, ओसिन या ग्लोबुलिन। तो ध्यान रखना, उत्सर्जन के काम में आने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, एल्बुमिन। कौन सी प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन
ये कह रहा गुर्दे की पथरी बनती है, गुर्दे की पथरी कोलेस्ट्रॉल से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, प्रोटीन से, कैल्शियम ऑक्जेलेट्स। देखो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इससे तो बनती है पित्त की पथरी। किसकी पथरी? पित्त की पथरी, ध्यान रखना। और कैल्शियम ऑक्जेलेट है, इससे बनती है गुर्दे की पथरी। किसकी पथरी? गुर्दे की पथरी, ध्यान रखना, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से क्या बनती है? पित्त की पथरी। और कैल्शियम ऑक्जेलेट से क्या बनती है? गुर्दे की पथरी। किसकी पथरी बनती है? गुर्दे की पथरी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 32, ये कह रहा है बर्टीनी के स्तंभ निर्मित होते हैं, किससे होते रे? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स या रीनल मेडुला। ध्यान रखना किससे होते हैं? रीनल कॉर्टेक्स से। किससे? रीनल कॉर्टेक्स। किससे निर्मित होते हैं? बर्टीनी के स्तंभ। अभी मैंने बताया था जो पिरामिड होते हैं, उन पिरामिड के मध्य स्तंभ पाए जाते हैं, उनको बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्टीनी के स्तंभ। कहां होते हैं? रीनल कॉर्टेक्स में। कहां? रीनल कॉर्टेक्स में। बोमेन संपुट कहां? रीनल कॉर्टेक्स में। पोडोसाइट्स कहां? रीनल कॉर्टेक्स में। और बर्टीनी स्तंभ कहां रे? रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। फिर देखिए हेनले का लूप तथा संग्रहण नलिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है ना। तो हेनले का लूप और संग्रहण नलिका ये भी कहां पाई जाती है? रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, ध्यान रखना। और शब्द एक जगह इनमें टिक ठोकर ना दे जो सही हो जाए, ठीक है। देखो भाई मूत्रा से अनुपस्थित होता है सांप में, मगरमच्छ में और घड़ियाल में। तो ध्यान रखना इन सभी के अंदर मूत्रा से क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इन सभी के अंदर मूत्रा से क्या होता है रे? अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये थे आज के अपने उत्सर्जन तंत्र के कुछ क्वेश्चन, अच्छे सवाल विद थ्योरी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो इनको, अच्छे से करो तैयारी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।